एट क्वेश्चन का डाउट ये पूछा जा रहा है कि सर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखा हुआ था। आपने हमको बोला कुछ नहीं लिखा हो तो जनरल मानना है, और मैंने बोला कुछ नहीं लिखा हो तो, है ना। यहाँ पे तो लिखा हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है। तो वो फैक्ट्री ओवरहेड से क्यों लिंक कर रहे हैं इसको? समझाने के लिए कि वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है ना। तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन लेके ही करना पड़ेगा इसको। आ गया उससे? सबका आ गया? आपने कर लिया होमवर्क? क्यों? तो मैंने ग्रुप पे लिंक भेजा तो है फिर। अच्छा। और आपका फर्स्ट डे है क्या या ऑनलाइन थे? फर्स्ट डे है क्या आज? और कर लिया होमवर्क? क्यों यार बेटा, ऐसे भूलने वाला काम नहीं चलेगा। आज अपन सीए करना चाह रहे हैं ना, फिर क्या करने का मन है? जॉब करने का, प्रैक्टिस करने का? प्रैक्टिस करेंगे। मान लो कोई क्लाइंट आया कि बोले मेरा ये काम कर देना, और फिर आप क्या जवाब दोगे? फिर वो भाग जाएगा वो तो, है ना। भूल जाना अपने फितरत में होना ही नहीं चाहिए। हम जिस प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं उसमें तो हम ये बहाना ही नहीं दे सकते कि भूल गया, है ना। लोगों के नोटिस आ जाते हैं इस मामले में कि मैं भूल गया, है ना। अभी रिसेंटली हुआ कि एक का जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रखा था, समझते तो ये आप लोग जीएसटी। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो रखा था और उन्होंने अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया जीएसटी की वेबसाइट पे कि ये मेरा बैंक अकाउंट है, मतलब चेंज कर लिया था उन्होंने। पुराना बैंक अकाउंट अलग था, नया बैंक अकाउंट अलग था, वो अपडेट नहीं किया, जीएसटी कैंसिल कर दिया, है ना। ऐसे नहीं बोल सकते कि भूल गया, है ना। यहाँ पर हम भूल नहीं सकते कुछ भी। लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, कंप्लायंस के बारे में पढ़ रहे हैं, भूलना नहीं है। और ये चीज़ें यहीं से शुरू होती है कि होमवर्क करना नहीं भूलोगे तो आगे भी चीज़ें याद रखोगे। हाँ, सर ने ज़्यादा सुना दिया, हाँ। चलो, हाँ, बोलते रहा करो। अच्छा, पढ़ाई की बात नहीं बोलूँ, है ना, बाकी सब बोलूँ। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 कर रहे हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है डीएफजी मैन्युफैक्चर्स लेदर बैग। स्टार मार्क लगा देना कॉपी में। डीएफजी मैन्युफैक्चर्स लेदर बैग्स फॉर ऑफिस। क्या बनाते हैं हम लोग? लेदर बैग्स बनाते हैं। किसके लिए? ऑफिस के लिए और स्कूल के लिए, है ना। तो जैसे आप लोग जो बैग्स लेके आते हो, तो क्या वो लेदर के बने हुए हैं? हाँ, किससे बने हुए हैं? सिंथेटिक है या कॉटन है? ठीक है। पर जो ऑफिस बैग्स जैसे मैं लाता हूँ, कभी कभी बैग देखा होगा, तो वो किसका है? लेदर का। तो बनते हैं, लेदर बैग्स भी होते हैं। स्कूल के लिए तो कौन ही लेता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लेदर बैग्स। तो आपको लेदर बैग्स बनाना है फॉर द, ध्यान रखिएगा, मंथ ऑफ सितंबर 19 लिखा हुआ है, मतलब एक महीने का ही है। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ आइटम पर एनम भी दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि हमको तो एक महीने का ही बनाना है। लेदर शीट्स एंड कॉटन क्लॉथ्स आर द मेन इनपुट, है ना। लेदर शीट लगती है और कॉटन क्लॉथ लगता है। लेदर शीट लगती है और कॉटन क्लॉथ लगता है। तो ये क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हो गया बैग बनाने का। इसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब मेन इनपुट बोलते हैं ना, तो क्या बन जाता है? डायरेक्ट मटेरियल। पर अगर एक्स्ट्रा में कुछ लगाते हैं तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, अगर सोप बना रहे हैं, तो सोप बना रहे हैं तो ऑयल यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। पर सोप बनाने के लिए जो मशीन यूज कर रहे हैं उसके अंदर ऑयल डाला तो इनडायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ क्लियर बोल दिया, मेन इनपुट है तो मेन है तो मतलब डायरेक्ट मटेरियल है। अच्छा, कितने बैग बना रहे हैं हम लोग? वो भी लिखा नहीं था।
फिर बोल रहा है एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट पर बैग इज 2 मीटर्स ऑफ लेदर शीट। एक बैग बनाने के लिए 2 मीटर लेदर लगेगा और 1 मीटर कॉटन क्लॉथ लगेगा। अंदर की लेयरिंग करने के लिए कॉटन भी लगेगा। तो 2 मीटर लेदर और 1 मीटर कॉटन क्लॉथ लगेगा। 2000 meters of leather sheets and 1000 meters of cotton cloths are purchased। तो आपने 2000 मीटर लेदर शीट खरीदे और आपने 1000 मीटर कॉटन क्लॉथ खरीदा ना। क्यों खरीदा? 1000 बैग बनाना है। कैसे पता चला 1000 बनाना है? लिखा हुआ है 2 मीटर तो लेदर शीट लगता है, 1 मीटर कॉटन क्लॉथ लगता है। तो आपने 2000 मीटर खरीद लिए। तो 2000 मीटर खरीद लिए तो 2000 डिवाइड बाय 2 1000 ही तो आ रहा है। और ऐसे ही 1000 मीटर कॉटन क्लॉथ खरीद लिया, 1 मीटर ही तो लगता है एक बैग में। तो यानी 1000 बैग बनाने का टारगेट है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि हम कितने बैग बनाना चाह रहे हैं। 1000 बैग्स बनाना चाह रहे हैं। और वो हमने खरीदा 3,20,000 का और 15,000 का। ये परचेजेस गिवन है, पर ओपनिंग कुछ बोला नहीं है, क्लोजिंग कुछ बोल नहीं रहा है। तो हम इसी को क्या मान लेंगे? कंज्यूम्ड मान लेंगे। फ्रेट पेड ऑन परचेज है 8,500 रुपए। ऐड हो जाता है फ्रेट। कोई मटेरियल खरीद रहे हो, उसको लाने में कोई खर्चा हो रहा है, तो वो क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट पढ़ना, स्टिचिंग एंड फिनिशिंग। बैग को बनाना भी तो है, खाली कपड़ा लगा देने से थोड़ी बैग तैयार हो जाएगा। तो स्टिचिंग करनी पड़ेगी, फिनिशिंग करनी पड़ेगी। 2000 मैन आवर्स लगेंगे। लेबर मतलब लेबर लगेगा। और एट 80 रुपीज पर आवर। तो ये मेन लेबर ही है, तो ये क्या बन जाएगा? डायरेक्ट वेजेस। अच्छा सर, ऐसे क्यों लिखा है मैन आवर्स? नहीं, मैन लिखा है। मतलब एक्चुअली जैसे मैं बोलूं कि आप लोग एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो? हाँ, 3 घंटे। ये हमारे यहाँ 3 घंटे। और घर में 1 घंटा। अभी ज्यादा नहीं पढ़ रहे सर, हाँ। 2 घंटे मान लेते हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हो अभी से ही। अभी अभी आराम करो, अभी आराम से रेस्ट करो। कि जब रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत पढ़ना है, तो फिर लगेगा ब्रेक ही नहीं मिला कभी, है ना। अभी आराम करो, 2 घंटे बहुत है, घर में अभी पढ़ लोगे तो मैं बोल रहा हूँ 3 घंटे इधर, 2 घंटे इधर, घर पे कितने हो गए? 5 घंटे। और 5 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो मतलब कौन पढ़ रहा है? हर स्टूडेंट 5 घंटे पढ़ रहा है। समझ रहे हो क्या? ईच एंड एवरी स्टूडेंट 5 आवर्स पढ़ रहा है। तो मान लीजिए मैं बोलूं कि हर स्टूडेंट 5 आवर्स पढ़ रहा है, और ऐसे हमारे पास 20 स्टूडेंट्स है। तो 20 × 5, तो फिर 100 आवर्स नहीं बोल सकते उसको, तो उसको 100 मैन आवर्स बोलते हैं। जब मैन को आवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मैन आवर्स। जैसे फैक्ट्री में मान लीजिए एक दिन में 8 घंटे काम हो रहा है, और हमने 10 वर्कर लगा रखे हैं। कितने वर्कर लगा रखे हैं? 10। तो मैं पूछूंगा आवर्स कितने? तो आवर्स तो 80 बोले जाएंगे। अगर 80 बोलना है तो क्या बोलोगे? मैन आवर्स। तो ये मैन आवर्स इसीलिए लिखा हुआ है कि एक लेबर थोड़ी बना रहा होगा, बहुत सारे लेबर बना रहे होंगे। तो सबका मिला के 2000 मैन आवर्स है। क्लियर रहेगा? मैन आवर्स का मतलब मैन इंटू आवर्स। अच्छा, अदर डायरेक्ट कॉस्ट है 10 रुपीज पर आवर। ये क्या होता है अदर डायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो पहला पॉइंट डायरेक्ट मटेरियल हो गया, दूसरा पॉइंट डायरेक्ट लेबर हो गया। तो अदर डायरेक्ट कॉस्ट में क्या बचेगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस बोलना चाह रहे हैं 10 रुपीज पर आवर। 2000 × 10। फिर DFG हैज 4 मशीन्स। बैग्स को बनाने के लिए 4 मशीन लगा रखे हैं एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 22 लाख रुपीज। मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी है?
मतलब ईच मशीन 22 लाख की या चारों मिला के 22 लाख? चारों मिला के 22 लाख। ये कहाँ आता है मशीन? मशीन तो आता नहीं है, ये तो इन्वेस्टमेंट है सर आपका, ये कॉस्ट थोड़ी है। इस पे लगाएंगे डेप्रीसिएशन। तो लाइफ दे रखी है 10 साल की, विथ अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का 10% डेप्रीसिएशन सैल्वेज वैल्यू माननी है। तो आपको एसएलएम का फॉर्मूला पता ही होगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई? 22 लाख। सैल्वेज वैल्यू कितनी हो गई? 2,20,000 एंड लाइफ 10 years। तो कितना आएगा? 1,198। तो गलत हो जाएगा। मैंने बोला था कि 1 महीने का बनाना है। तो अगर ये ध्यान नहीं रहा ना तो आप 198 ही लिखने वाले हो। तो ये ध्यान रखना है कि 16,500 ही लेना है। सबको क्लियर है? ध्यान रहेगा। फिर द मंथली कॉस्ट, ऑलरेडी मंथली लिखा हुआ है, ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स ऑफिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और सेल्स ऑफिस का खर्चा है 45,000 और 72,000 रिस्पेक्टिवली। DFG pays 1,20,000 per month as rent for a 2,400 square feet premises। तो 1,20,000 जो हमारा टोटल रेंट जा रहा है महीने का, है ना, ये 2,400 स्क्वायर फीट के लिए। आप समझते हो ये स्क्वायर फीट क्या होता है? स्क्वायर फीट जैसे ये रूम है, तो ये रूम जो है इसका अगर हम साइज जानना चाहते हैं कि ये रूम कितना बड़ा है, तो इसकी लेंथ और इसका ब्रेड देखा जाता है, फीट में मेजर किया जाता है। तो जैसे मैं बोलूँ 20 फीट तो लंबा है और 10 फीट चौड़ा है, तो ये हो जाता है 200 स्क्वायर फीट। तो वैसे ही 2,400 स्क्वायर फीट की जगह है, उसके लिए हम लोग 1,20,000 रुपए का क्या दे रहे हैं? रेंट दे रहे हैं। पर उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव वालों ने और सेल्स ऑफिस वालों ने 240 स्क्वायर फीट एंड 200 स्क्वायर फीट ही रोक रखा है। तो 2,400 स्क्वायर फीट की जगह है, तो ऑफिस वालों ने इतनी सी जगह ले रखी है, तो बाकी जगह किसने ले रखी है? फैक्ट्री वालों ने, क्योंकि ये फैक्ट्री प्रेमाइसेस के लिए लिया था। तो फैक्ट्री के लिए लिया था, तो उसमें से थोड़ा सा ऑफिस की जगह निकाल ली, थोड़ा सा सेल्स के लिए जगह निकाल ली, तो बचा हुआ फैक्ट्री का रह गया। 19 1960। तो 1960 जो स्क्वायर फीट आ रहा है स्टूडेंट्स, ये फैक्ट्री का हो गया। 200 स्क्वायर फीट सेल्स वालों का हो गया, 240 स्क्वायर फीट ऑफिस वालों का हो गया। तो मैं पूछ रहा हूँ रेंट को कौन से हेड में डालोगे? तो फैक्ट्री वाला जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में, ऑफिस वाला जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, और सेल्स ऑफिस वाला जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। क्योंकि हमने बोला है ओवरहेड 3 तरह के होते हैं, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग। तो जो रेंट प्रोडक्शन के लिए है प्रोडक्शन में डाल दो, जो रेंट सेल्स के लिए है वो सेल्स में डाल दो। हाँ वो आ जाएगा, निकल लेंगे। अच्छा, फिर फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स। डिलीवरी के लिए 18,000 रुपए का हमने फ्रेट पे करा, तो ये सेलिंग ओवरहेड में आ जाएगा। अच्छा, लास्ट में बोल रहा है ड्यूरिंग द मंथ 35 kg ऑफ लेदर एंड कॉटन कटिंग्स आर सोल्ड एट 150 रुपए पर किलो। स्क्रैप, स्क्रैप वैल्यू है, पर ये मटेरियल का है या फिनिश गुड्स का है ना? लेदर शीट नहीं लिखा हुआ है, कटिंग लिखा हुआ है। तो मतलब ये तो बनाने के बाद निकला होगा ना कटिंग। तो शीट बोलता तो मटेरियल ही खराब हो गया मतलब, पर ये कटिंग्स बोल रहा है तो मतलब बनाने के बाद खराब हुआ है, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस हो, फिनिश गुड्स वाला मानेंगे। अच्छा, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये मैंने आपको पहले हिंट दे दिया था कि ओपनिंग क्लोजिंग बताया नहीं है इसमें। अच्छा, देयर इज 100 बैग्स इन स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ। तो अभी तो आप बोल रहे नो क्लोजिंग स्टॉक, फिर आप बोल रहे हो क्लोजिंग स्टॉक। तो वो मटेरियल के लिए बोल रहा है, और गुड्स का स्टॉक बचा है 100। कितने बैग बना रहे थे? 1,000, उसमें से कितने बचा लिए? 100। तो बेचे कितने? 900। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉलोइंग फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो अगर आपको फर्स्ट डे याद हो चैप्टर का, तो मैंने बोला था ये जो कॉस्ट शीट बना रहे हैं ये फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन ही कहलाता है। और द मंथ ऑफ, फिर से बोल दिया है मंथ का बनाना है, सितंबर 19। ये वैसे तो आरटीपी में आया था, पर फिर मई 23 में भी आ चुका है ये। मई 23 में रिपीट भी हो गया था ये। ठीक है।
तो मतलब जो हम कराते हैं क्लास में वो हो सकता है कि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन भी उठ के आ जाए, और हो सकता है कि वो कुछ नया भी बना के दे दे। दोनों ही चांस हो सकते। तो कॉस्ट शीट में स्टूडेंट्स अब की बार हम पर यूनिट भी करेंगे। कॉस्ट शीट में अब की बार पर यूनिट भी करेंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट, मतलब पर बैग बोल दें। पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर बैग। पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर बैग। तो सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल में इस बार ओपनिंग क्लोजिंग तो है नहीं, तो आप चाहे कंज्यूम्ड बोलिए या परचेज्ड बोलिए, एक ही बात है ना। इसमें अब की बार ओपनिंग क्लोजिंग तो है नहीं। तो बताओ लेदर शीट्स कितने के खरीदे थे? 3,20,000। और कॉटन क्लॉथ कितने के खरीदे थे? 15,000। और इसमें ऐड करना है फ्रेट, फ्राइट नहीं बोलते, फ्रेट, फ्रेट होता है। तो फ्रेट पे कर रहे हैं कितने का? 8,500। तो कितना आएगा? 3,43,500 और डिवाइड बाय 1000 तो 343.5। कितने बैग बनाने का सोच रहे थे? 1000 बैग, और इस वजह से डिवाइड बाय 1000 तो 343.5। फिर प्लस करेंगे डायरेक्ट वेजेस। तो प्लस करेंगे डायरेक्ट वेजेस 2000 आवर्स इंटू 80 रुपीज पर आवर, 1,60,000। तो पर बैग आ जाएगा 160। पर बैग कितना आ जाएगा? 160। फिर डायरेक्ट वेजेस के बाद ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कितना? 10 रुपीज पर आवर। तो 2000 इंटू 10, 20,000। 2000 इंटू 10, 20,000। और पर बैग कितना हो जाएगा? 200 रुपए। 20 पर बैग 20 रुपीज। तो इससे आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 523,500। पर बैग हो जाएगा 523.5। पर बैग इज 523.5। और प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहले डेप्रीसिएशन ऑन मशीन। तो वो कितना आया था आपका? 16,500। कैसे आया सर? 22 लाख की कॉस्ट थी। स्क्रैप वैल्यू 2,20,000। लाइफ 10 इयर्स और इंटू 1/12। देखिए, आप लोग को चाहे पता हो चाहे नहीं, मैं बता दूं, एग्जाम में वर्किंग के भी मार्क्स मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हर चीज की वर्किंग होती है। तो ऐसे नहीं कि मैंने मेंटली कर लिया था और वो आ गया था सर उससे। मेंटल के मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो एमसीक्यू में मिलेंगे मेंटल के, है ना। डिस्क्रिप्टिव में तो लिखना है हर चीज।
हाँ बिल्कुल, ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो अलग से वर्किंग नोट भी बना सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे लिखा वो प्रॉब्लम नहीं है, लिखा हुआ होना चाहिए। 2000 कौन सा 2000? ये 2000, ये 2000, लेबर वाला 2000, 2000। सेकंड पॉइंट पढ़ो। मैनर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। मैनर्स निकालने नहीं है, मैनर्स तो दिए हुए हैं ना। मैनर्स निकालते कैसे वो मैंने सिखाया, पर इस क्वेश्चन में तो गिवन ही है ना। तो 16,500, फिर उसके बाद फैक्ट्री का रेंट आ जाएगा 98,000। कैसे आया सर? 98,000 टोटल रेंट है, 1,20,000। ये 2,400 स्क्वायर फीट के लिए, तो 1960 के लिए कितना होगा? 1960 के लिए कितना होगा? तो कितना आ रहा है? 98 आ रहा है क्या? और कुछ है इसमें? ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड में बस यही दो हैं। तो यह होगा 114,500 पर बैग हो गया 114.5। 114.5। तो इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट बोल देंगे, वैसे तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं, पर ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP नहीं है, तो इसी को क्या बोल देंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट बताइए कितना आ रहा है? 6,38,000। तो पर बैग कितना हो गया? 638। 6,38,000, तो पर बैग कितना? 638। अच्छा, फिर माइनस करना है, प्लस तो नहीं है इसमें। सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप। तो स्क्रैप कितना कटिंग निकला था? 35 किलो। कटिंग्स को हमने इकट्ठा कर लिया तो 35 किलो कटिंग निकल गई। और 1 किलो कितने का बेच देंगे? 150 रुपए का। तो 35 × 150, 5250। पर बैग हो गया 5 रुपए 25 पैसा। तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया? 632,750। अरे माइनस करना है, माइनस करना है। 632,750 आ गया, तो पर बैग वही 632.75। अच्छा, प्लस करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक, है ही नहीं, और माइनस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक। क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक। तो 100 बैग है और एक बैग की कॉस्ट क्या है? 632.75। इसी रेट से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो 632.75 से कॉस्ट आ रही है एक बैग की, ऐसे 100 बैग बचा लिया आपने, तो ये हो जाएगा 63275। 63275 आ रहा है। पर बैग तो 632.75 ही है। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 569,475। अब ये 900 से डिवाइड होएगा। 569,475 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो बेचा उसकी कॉस्ट। तो बेचे कितने? 900 बैग, तो कितना आएगा? 632.75 ही आ रहा है। और ये याद है कल डिस्कस हुआ था कि ये दोनों सेम आ जाता है, जब ओपनिंग नहीं होता है ना तो ये दोनों सेम होता है। और फिर उसके बाद ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल।
तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल में क्या है, रेंट ही है। हाँ, ऑफिस स्टाफ की सैलरी भी है। तो 1,20,000 का रेंट है और ये 2400 स्क्वायर फीट के लिए है। तो इसमें से 240 स्क्वायर फीट ऑफिस के लिए लगा रखा है, 12,000। और स्टाफ की सैलरी भी है, तो स्टाफ सैलरी है कितने की, 45,000 की। तो सब मिला के 57,000 का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल है। स्टाफ सैलरी 57,000, स्टाफ सैलरी 57,000 पर बैग बताओ, सॉरी 63 या 34 जो भी। और फिर प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो मैं यहाँ एक बार और लिख दूँ, 57,900 डिवाइड करने से आया है 63.33। सेलिंग ओवरहेड में भी रेंट आएगा, तो इसमें 1,20,000 का रेंट था 2,400 के लिए। तो फिर 200 के लिए कितना होगा, 10,000। और स्टाफ सैलरी इधर भी है, तो स्टाफ सैलरी कितने की है, 72,000। एक फ्रेट भी दिया हुआ है, फ्रेट ऑन डिलीवरी, हम डिलीवर करके आ रहे हैं तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलते हैं हम लोग। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब क्या, बेचने का और पहुंचाने का खर्चा। तो फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी इसी में तो आएगा। तो फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी, तो फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी कितना, 18,000। तो कितना आएगा, 1,00,000, 11.11, 111.11। और दिस गिव्स यू कॉस्ट ऑफ सेल्स 726,475 पर बैग। डिवाइड बाय 900 कर दो, 807.0, 807.20। इसके आगे हम लिख नहीं सकते, प्रॉफिट ऐड कर नहीं सकते, क्वेश्चन ने सेल्स गिवन दिया ही नहीं है मतलब। तो बस कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ही एंड करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखा तो उससे कुछ स्पेशल हुआ, अपने को कॉस्ट शीट बनानी थी। आ रहा है, नहीं नहीं, सेल देता तो वो भी निकालता ना, सेल गिवन का है, चेक करो सेल कहाँ गिवन है। इस क्वेश्चन में सेल देना भूल गया, इसलिए प्रॉफिट नहीं निकाल पाया। हुँ? 13, 13 करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 13, 13 बोल रहा है, अगेन एग्जाम में ही आया हुआ एक क्वेश्चन करा रहा हूं। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। फिर से एक महीने की बात कर रहा है। रॉ मटेरियल स्टॉक 1 अप्रैल को दिया हुआ है 10,000,
तो ये तो ओपनिंग स्टॉक हो गया। रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, वेजेस दिए हुए हैं। अच्छा, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट पे डेप्रीसिएशन, प्लांट कहाँ होता है? फैक्ट्री में, तो प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, याद है ना, ये अलग से फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड होता है, क्वालिटी कंट्रोल। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, ये कल भी आया था। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। एडमिन के आगे लिख दिया है कि प्रोडक्शन वाला ही है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फिर एक नया पॉइंट दिया है इस बार, expenses paid for pollution control and engineering and maintenance. Expenses for pollution control, engineering and maintenance, production overhead. एक्चुअली पॉल्यूशन ऑफिस में थोड़ी कर रहे हैं, फैक्ट्री में ही तो कर रहे हैं ना, तो इस वजह से ये प्रोडक्शन ओवरहेड में ही आएगा, है ना। पॉल्यूशन तो फैक्ट्री में ही होता है, तो इसलिए प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब पॉल्यूशन कर नहीं रहे, पॉल्यूशन को रोकने के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड में ही आएगा। अब वो क्या है, इंजीनियरिंग का मतलब तो होता है मशीन से रिलेटेड खर्चे और उनका ही मेंटेनेंस करना। इंजीनियरिंग मतलब होता है किसी चीज़ का डेवलपमेंट करना और उसका मेंटेनेंस करना। तो मेन तो पॉल्यूशन पे फोकस रहेगा। जब दो तीन चीज़ें एक साथ लिखी हुई होती है तो पहले वर्ड पे ही ध्यान देते हैं। तो पहला वर्ड क्या है, पॉल्यूशन। रॉ मटेरियल स्टॉक ऑन 30 अप्रैल क्लोजिंग हो गया। प्राइमरी पैकिंग अलग से दिया हुआ है, फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड होता है प्राइमरी पैकिंग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग से आता ही है। पैकिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेकेंडरी पैकिंग, और ये सेलिंग ओवरहेड में आ जाता है, और एडवर्टीजमेंट भी सेलिंग ओवरहेड में आता है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एज ऑन 1 अप्रैल 22 वाज 200 यूनिट, पहले का भी स्टॉक पड़ा था 200 यूनिट का, उसकी टोटल कॉस्ट थी 28,000 रुपए। एंड द एंटायर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ, और जो हमने बनाया वो हमने क्या कर दिया, मतलब जो ओपनिंग था वो सारा बेच दिया। एंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ वाज 3,000 हमारा और बना, और उसमें से क्लोजिंग बच गया कितने का, 400 का। फीफो बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, फीफो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग, सब कुछ तो बोल दिया। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिखाओ, प्राइम कॉस्ट दिखाओ, फैक्ट्री कॉस्ट दिखाओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिखाओ, कॉस्ट ऑफ सेल दिखाओ। हाँ, मैंने नहीं बनाया, मैंने बोला एग्जाम में आया हुआ करा रहा हूँ। मैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनाता, जो आए हुए हैं है ना उन्हीं को करते हैं अपन। कोई एग्जाम्पल मैं कभी कराऊँ तो मेरा होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से, पास्ट एग्जाम के PYQ जिनको बोलते हैं, RTP MTP, इन सबको कंपाइल करके ही बनाते हैं। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस इफ सेल इज मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। मेरे बनाए हुए क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको टेस्ट पेपर में, जब आपको टेस्ट दूंगा लूंगा तब होते हैं मेरे क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी अभी अपन प्रैक्टिस में तो वही करते हैं जो हो चुके हैं। तो क्या यूनिट्स है इस क्वेश्चन में, तो सेम पैटर्न रहेगा। कॉस्ट शीट हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स अगेन, उसमें पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, और फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक कितना, 10,000।
फिर उसके बाद प्लस परचेजेस 2,80,000 और फिर उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और क्या इन्होंने कोई स्क्रैप वगैरह कुछ बोला है? कोई फ्रेट बोला हो, इंश्योरेंस बोला हो, कोई डिस्काउंट वगैरह बोला हो? नहीं बोला। नेट 2,50,000 और बना रहे हम लोग 3,000 यूनिट। तो 250 डिवाइड बाय 3,000, 83.33। ये मटेरियल हम क्यों लगा रहे हैं? 3,000 और बनाने के लिए। 200 तो पहले का ही बना हुआ है, 3,000 और बनाना है। फिर प्लस करेंगे डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितना? 70,000। तो पर यूनिट 23.33। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नजर नहीं आया। प्राइम कॉस्ट आ गया 3,20,000 और पर यूनिट प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट तो बनने के बाद आएगा ना। अभी बन गया क्या? तो इसलिए वो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है। फैक्ट्री कॉस्ट बताता है कि इतना बन गया, तो हम उसमें फिर पैकिंग ऐड कर देते। पहले ही पैकिंग नहीं कर सकते ना, बना ही नहीं, फिर पैकिंग कैसे कर दिया? तो प्राइम कॉस्ट 3,20,000। फिर ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसमें है कुछ आइटम्स जैसे डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट कितना? 15,000 इनर कॉलम में। और लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन असेट कितना? 10,000। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन असेट 10,000। और पल्यूशन कंट्रोल के लिए भी खर्चा है। एक्सपेंस फॉर पल्यूशन कंट्रोल कितना? 1,000। टोटल मिला के 26,000। 8.66। क्या हुआ? हाँ, तो अभी तो हमने प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा ना। एडमिनिस्ट्रेशन तो अब आएगा। प्रोडक्शन अलग आता है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग आता है। प्रोडक्शन ओवरहेड क्लियर है? मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो आप फॉर्मेट को रेफर कर सकते हो जो मैंने कर बनवाया है, क्योंकि अभी मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा कि आपको पूरा ही याद हो गया होगा। तो इसलिए पीछे फॉर्मेट को देखते रहा करो, है ना, तो उससे गड़बड़ नहीं होएगा। और इससे हमारा स्टूडेंट्स ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट WIP तो है नहीं, तो यही फैक्ट्री कॉस्ट बन जाता है। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट 3,46,000। 11533 115.33 प्लस करेंगे इसमें। अब है प्लस करते हैं, एक तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए 4,000 रुपये खर्च किए हैं। 1.33 ऐड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, है क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी खर्च करते हैं। कितने का? 5,000। पर यूनिट कितना? 1.67। 1.67 का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। 1.67 का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। और यहीं पे ऐड होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। वो 15,000 यहीं पे आते हैं। पर यूनिट 5 रुपये।
माइनस नहीं प्लस, माइनस नहीं है इसमें, प्लस ही है। प्राइमरी पैकिंग यहीं पे आता है। पैकिंग तो जब बन जाएगा तभी होएगी ना, तो प्राइमरी पैकिंग यहीं पे ऐड करते हैं। कितना था? 8,000, 2.67। so this gives you cost of production, 3,78,000। तो पर यूनिट कितना? 126। और प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक। तो ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक इसमें प्लस करते हैं, है ना। ये सब ऐड करने के बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस होता है। कितने यूनिट्स थे? 200। और वैल्यू थी 28,000, यानी पर यूनिट 140। पर यूनिट 140। वो तो पहले का 140 का बना हुआ है, और इस बार जो बनाया वो 126 में ही बन गया। ऐसा कैसे? हाँ सॉरी, ज़्यादा यूनिट बनाते तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, ठीक है। प्राइस कम हो गई होगी, है ना। लेबर की वेजेस कम हो गई होगी, है ना। हमने कॉस्ट सेव कर लिया होगा, इसलिए 126 में ही बन गया। तो बताओ क्लोजिंग किस में से बचेगा? 126 वाला ही तो बचेगा। तो 126 वाला बचेगा, कितने यूनिट? 400। तो 400 इंटू 126, 50,400। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, है ना। फीफो माना है हमने, लिखा हुआ भी था फीफो ही लगाना है। तो फीफो की वजह से जो पहले का था वो तो बिक गया होगा, तो जो बचा होगा वो तो इसी में से बचा होगा ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है कितना? 4,03,55,600। तो पर यूनिट डिवाइड बाय हो जाएगा ये 355,600 डिवाइड बाय 2,800, 120। सर अब की बार ये सेम नहीं है, अब की बार ये सेम नहीं है, क्योंकि ओपनिंग की रेट अलग थी ना, तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। जब ओपनिंग नहीं होता तब सेम आता है, जब ओपनिंग है तो रेट अलग है, तो उससे फ़र्क पड़ता है COGS पे। फिर ऐड करते हैं, जनरल तो कुछ है नहीं इसमें, तो सीधे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में एक तो सेकेंडरी पैकिंग है, सेकेंडरी पैकिंग। सेलिंग ओवरहेड के नाम पे सेकेंडरी पैकिंग गिवन है। कितने का है सेकेंडरी पैकिंग? 1,500, इनर कॉलम में 1,500। और इसके अलावा एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी सेलिंग ओवरहेड का ही पार्ट है, 1,300। तो टोटल मिला के 2,800। तो पर यूनिट डिवाइड बाय 2,800, 1 रुपी आएगा, 1 रुपी। तो इससे आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 358,400 पर यूनिट 128, पर यूनिट 128। किसी को कंफ्यूजन है कि 2,800 कैसे आ गया सर आपका? तो 200 पहले का था, 3,000 हमने और बना दिया, तो 3,200 हुए, उसमें से हमने 400 बचा लिया। तो हमने बेचा कितना? बेचा तो 2,800 ही ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो बेचा वो 2,800 ही है। इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट, सेकंड पार्ट में बोला है प्रॉफिट है, पर चक्कर ये है कि ना प्रॉफिट है ना सेल।
बोला है प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, 100 अपॉन, तो सेल निकालना चाह रहे हो तो ऐसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 100 मानते हैं, तो जिसका परसेंट है उसी को 100 मानते हैं। तो जैसे 20% ऑन सेल लिखा हुआ है, तो मान लीजिए सेल मेरी 100 रुपये है, मैं कितने में बेच रहा हूँ, 100 रुपये में। कितने में बेच रहा हूँ मैं, 100 रुपये में। उसमें 20 रुपये में प्रॉफिट कमाता हूँ, 20 रुपये प्रॉफिट कमाता हूँ। तो मतलब मेरी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 80 है। अगर मैं कस्टमर से 100 लूंगा, उसमें 20 रुपये कमाऊंगा, तो मैं खर्च कितना कर सकता हूँ, 80 रुपये। तो ये जो मेरी कॉस्ट है 358,400, ये कितने के लिए, 80 के लिए। तो 100 के लिए सेल आ जाएगी 4,48,000। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? ये ऑलमोस्ट हर चैप्टर में होएगा, इसलिए आप लोग को इतना तो आना ही चाहिए। नहीं आ रहा हो तो बोल देना। अगर हम बोल रहे हैं 20% ऑन सेल और मुझे सेल पता ही नहीं है, तो सेल मान लिया 100, तो प्रॉफिट 20, तो खर्च कितना करोगे, 80। तो ये खर्चा जो है ये 80 के लिए है, तो 100 के लिए कितना होगा, एक्स मान के भी कर सकते हो अगर किसी को एक्स से आता हो तो। उसमें बस कैलकुलेटर यूज नहीं कर पाओगे, और 100 मानने से क्या होता है, कैलकुलेटर में ही हो जाता है। कितना आएगा प्रॉफिट, 89,600। पर यूनिट करें तो 32 and 160। तो वर्किंग नोट में हम ये 2800 की कैलकुलेशन बता देते हैं। सेल्स यूनिट्स कैसे निकले, तो ओपनिंग स्टॉक में ऐड किया प्रोडक्शन और माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग कितना था आपका, 200, बनाए कितने हमने, 3,000, और उसमें से बचा कितने लिए, 400। तो कितना बचा, 2,800। ऑलमोस्ट फॉर्मेट सबका सेम ही है, बस वो जो स्पेशल आइटम्स दे रहे हैं उनको ध्यान से लिखना होता है। होमवर्क में आज ट्राई करना 15 आपका होमवर्क है।